हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आई होप कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे होंगे, कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को 2 टेस्ट सीरीज़ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी, उनके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट 50-50 क्वेश्चन करके। और आज हम करेंगे थर्ड, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी उसके मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं, जो हमारी है 6312, ये कोड है इसका। और आज हम उसके बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को जो है आइडिया नहीं होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स जो मेन हैं बार बार एनसीईआरटी से रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ भी आइडिया बिना टेस्ट सीरीज़ के तो नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करें। अब टाइम ज़्यादा नहीं है, दिसंबर मंथ फिनिश होने वाला है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ कराना स्टार्ट किया है। आज ये टेस्ट सीरीज़ 3 जो है जीएस की कंप्लीट हो जाएंगी। 2 मैंने पहले करा दी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, समझिए, उसमें आपको आंसर की भी मिलेगा। और इसके बाद हम लोग कल सीसेट की जो टेस्ट सीरीज़ है वो करेंगे। तो प्लीज़ जो टेस्ट सीरीज़ सीसेट की देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को लिंक जो है इसका शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके, उनको हेल्प मिल सके। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी उनको हेल्प नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो हेल्प होगा, तो आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हमारा 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असांतत्य पृथ्वी के कोर यानी कि क्रोड और मेंटल यानी कि प्रावार को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गुटेनबर्ग असांतत्य, दूसरा है बी है ऑप्शन बी है मोहरोविक असांतत्य, सी है कॉनरोड असांतत्य और डी है लेमैन असांतत्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुटेनबर्ग असांतत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 52। यहाँ पे आप लोगों को आंसर की भी मैं साथ साथ बता रही हूँ और बताऊंगी कौन सा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। जो मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी कराई है वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी के नोट्स भी देखिए। जब तक आप नोट्स नहीं देखेंगे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। बेसिक चीज़ों में से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज़ कराई हैं वहाँ पर आप देखिएगा ज़रूर। तो वहाँ पर मैंने कहीं कहीं बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के नोट से पूछा गया है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। 52 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है भूकंप, सेकंड है ज्वालामुखी उद्गार, थर्ड है खदानों से प्राप्त चट्टानें और फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण। उपयुक्त में से कितने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रत्यक्ष स्रोत है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी यानी कि सभी चारों। ठीक है, कितने जो है इनमें से सही हैं ये बताना है हमको। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2। इनमें से जो है वो 2 प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित दशाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे उपयुक्त दशाओं में से कितनी पंख प्रवाह को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, पहला है तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल, सेकंड है ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री की उपस्थिति, थर्ड है पर्याप्त जल की रुक रुक कर आपूर्ति और फोर्थ है वनस्पति की अनुपस्थिति। ठीक है, जहाँ पूछा गया है कि कितनी पंख प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, हमें वो बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है सभी चारों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी चारों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये मैच द वर्ड है, एक तरह से मैच द सेंटेंस। यहाँ पे एक तरह से आप लोगों को दिया गया है प्रक्रिया
और एक साइड दिया गया आपको विवरण। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने जो है या कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है, ये बताने हैं। पहला है अवशालन यानी कि एलिवेशन, इसके सामने दिया गया है नीचे के स्तरों में विलियत मृदा पदार्थ का संचय। सेकंड है संपोहन यानी कि एलिवेशन, जल द्वारा मृदा के अवयवों का नीचे की ओर परिवहन। थर्ड है विसिलिकायन यानी कि डेसिलिकेशन, मृदा से सिलिका को हटाना। यहाँ पे आपको सही बताना है, यहाँ पे आप लोग जरूर देखिएगा कि सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। आप लोगों को पीडीएफ भी इसका आज मिल जाएगा, तो इंग्लिश वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंसर की सेम वही है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे एक तरफ आप लोगों को दिया गया है आग्नेय अंतर्वेदी शैल और यहाँ पे उनका आकार बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। यहाँ पर पहला है लैकोलिथ और इसके सामने दिया गया है लेंस के आकार का, ठीक है। सेकंड है लैपोलिथ और इसका दिया है तश्तरी के आकार का। थर्ड है फैकोलिथ और इसका दिया गया गुंबद के आकार का। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा केवल 1, यानी कि इनमें से केवल एक ही जो है वो सही है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पे आपसे सही पूछा गया है। ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे सही पूछ रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं, ठीक है, ये जरूर देखना है आपने। पहला है देशांतर एक कोणीय दूरी है जिसे विषुवत के उत्तर या दक्षिण में डिग्री में मापा जाता है। सेकंड है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है उपयुक्त भू आकृतियों में से कितनी हिमनद निर्मित भू आकृतियां हैं। निर्मित भू आकृतियां, ठीक है, ये पूछा गया है। यहाँ पर कितनी है। पहला है कॉरिस, सेकंड है लटकती घाटियां और थर्ड है तीक्ष्ण कटक, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यानी कि सभी तीनों, तो ऑप्शन सी, ये तीनों यहाँ पर सही हैं, ठीक है। तीनों जो है आकृति जो हिमनद निर्मित भू आकृतियाँ हैं, जो भू आकृतियों में से जो पूछा गया है यहाँ पर तीनों है कॉरिस, लटकती घाटियाँ और तीक्ष्ण कटक, याद रखेंगे आप लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 58। ये हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, ये वहाँ से पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ठीक है। पी तरंगों और एस तरंगों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही बताना है आपने, ठीक है, सही पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है एस तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही
होती हैं। सेकंड है पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैस, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये एक परिच्छेद है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 आवर्स होते हैं, उसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज करनी है। तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि टेस्ट सीरीज जितना करोगे, आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी, उस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा और मेन बात है कि रीड करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इन क्षेत्रों में समतल भूमि के अचानक उठने वाली, ठीक है, अलग थलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी विशेषता अत्यधिक खड़ी ढलानें और अपेक्षाकृत गोल शीर्ष होते हैं। ये प्राय ग्रेनाइट या नाइस से बने होते हैं तथा संभवतः एक मूल पठार के अवशेष हैं जो लगभग पूर्णतः अपरदित हो चुके हैं। ये प्राचीन काल में कई मरुस्थलीय और अर्धशुष्क भूभागों के विशिष्ट उदाहरण हैं, जैसे कि उत्तरी नाइजीरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे संदर्भित किया जा रहा है, कौन से क्षेत्र को संदर्भित किया जा रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है कास्ट क्षेत्र, ऑप्शन बी है यूगेन क्षेत्र, ऑप्शन सी है इंसेलबर्ग क्षेत्र और ऑप्शन डी है कुंभस क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंसेलबर्ग क्षेत्र आपका आंसर होगा। ठीक है, ये उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। गॉर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे सही आंसर पूछा है। ठीक है, पहला है गॉर्ज नदी के अपरदन चक्र के युवावस्था के दौरान निर्मित होते हैं। सेकंड है गॉर्ज जलप्रपातों के पीछे घटने के कारण भी निर्मित होते हैं। और थर्ड है कैनियन गॉर्ज का एक विस्तृत रूप है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये गॉर्ज वाला जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अभी चल रही है एनसीईआरटी, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग एनसीईआरटी के नोट्स देखिए, उनको नोट करिए, बनाइए उनको, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है। जब तक आप बेसिक क्लियर चीज़ें नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स हमें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और ज़्यादातर ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो यहाँ पे गॉर्ज के बारे में पूछा जा रहा था। गॉर्ज नदी के अपरदन चक्र के युवावस्था के दौरान निर्मित होते हैं, सही है। गॉर्ज जलप्रपातों के पीछे घटने के कारण भी निर्मित होते हैं। कैनियन गॉर्ज का एक विस्तृत रूप है। तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी सही है। तो उस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी देखिए। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप बहुत जल्दी आंसर जो है रिमाइंड होंगे आपके माइंड में, जो आपने पढ़ा होगा। अब आते हैं 61 क्वेश्चन। पार्थिव और बृहस्पतीय ग्रहों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे सही पूछा है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है पार्थिव ग्रहों के विपरीत बृहस्पतीय ग्रहों के वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल होती है। ठीक है, सेकंड है पार्थिव ग्रह बृहस्पतीय ग्रहों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2।
ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, तो उस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित प्लेट सीमाओं में से किसके साथ परपटी या तो नष्ट होती है या निर्मित होती है, ठीक है, और आपको जो है सही बताना है। पहला है अभिसरण सीमा, सेकंड है अपसारी सीमा और थर्ड है रूपांतरण सीमा, ठीक है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 सॉरी, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, प्लेट सीमाओं में से किसके साथ परपटी या तो नष्ट होती है या निर्मित होती है। तो थर्ड तो नहीं है यहाँ पर, है ना, थर्ड कट कर देंगे, तो थर्ड वाला यहाँ पे पूरा कट हो गया, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए, 1 और 2, ठीक है, यानी कि अभिसरण और अपसारी सीमा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त संचलनों में से कितने मंद बृहत संचलन में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला है मृदा सर्पण, सेकंड है मृदा प्रवाह और थर्ड है अवसर्पण, ठीक है, यहाँ पे बताना है कितने। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1, ठीक है, इनमें से एक जो है वो सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तभी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो सही पूछ रहा है या सही नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है कि जो सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है हमको, ठीक है। पहला है स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है स्टेलेक्टाइट कंदरा की छत से लटकते हुए निर्मित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो गलत बताना है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। अब आते हैं 65। ज्वार भाटे के संदर्भ में बात की जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कितने सही हैं, हमें सही बताना है। पहला है 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रत्येक 24 घंटे की अवधि में आते हैं। सेकंड है ये पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं। थर्ड है ये नदी के मुहाने से प्रदूषित जल को हटाने में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी या फिर कोई भी नहीं, ठीक है, हमको ये बताना है। तो आपका आंसर होगा, यहाँ पे सही पूछा गया है सभी तीनों, यानी कि ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा शीलीभवन, ठीक है, शीलीभवन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी कि लिथिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यह अवसाद के सहनन के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया है। सेकंड है यह शैलों के अपरदन और इनके डेल्टा मैदानों में निक्षेपण की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है यह लावा मैदानों के निर्माण के लिए मैग्मा के ठंडा होने को संदर्भित करता है। डी है यह ताप और दाब द्वारा शैलों के कायांतरण को संदर्भित करता है। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि यह अवसाद के सहनन के माध्यम से शैलों के निर्माण की प्रक्रिया
करता है, ठीक है, की प्रक्रिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यह एक अपरदनात्मक समतल मैदान है जो अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित होता है। नदियाँ, वर्षा, हिम और वायु पृथ्वी की सतह की अनियमितताओं को समतल करने में सहायक होती हैं। ये लगभग समतल होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। इन्हें कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए पेनीप्लेन, ऑप्शन बी पदस्थली, ऑप्शन सी संरचनात्मक मैदान, ऑप्शन डी तटीय मैदान। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा पेनीप्लेन, ऑप्शन ए। अब आते हैं 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे आपसे सही आंसर पूछा है। ठीक है, पहला है स्टेटमेंट, जल गर्तिका पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल पर स्थित बेलनाकार गर्त होते हैं। सेकंड है, जल गर्तिका सामान्यतः बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। थर्ड है, अवनमित कुंड जलप्रपातों के तल में निर्मित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों। सही पूछा था ना, ठीक है, सही में तीनों सही है, याद रखेंगे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा या से ऋतुओं में परिवर्तन का या के कारण है। ठीक है, कौन से जो है ऋतुओं में परिवर्तन के कारण है वो बताना है हमको, और यहाँ पे जो है सही आंसर बताना है। तो पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, सेकंड है पृथ्वी का घूर्णन, थर्ड है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल तीन, ऑप्शन सी है एक और तीन, ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। ठीक है, तो ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन तो नहीं है, तो यहाँ पे दो कट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण है, तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा एक और तीन। ठीक है, केवल एक और तीन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कितने सही हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, बुध ठीक है, बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। सेकंड है, सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी बृहस्पति और शनि ग्रहों की कक्षाओं के बीच अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा, सही पूछा है तो ऑप्शन डी, यानी कि कोई नहीं। अब आते हैं 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कितने पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण है। ठीक है, पहला है अन्य ग्रहीय पिंडों का गोलाकार होना,
सेकंड है विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त का अलग अलग समय होना। थर्ड है चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो होगा सभी तीनों, तीनों ही सही है। तो उस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सभी तीनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। भारत की जलोढ़ मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा सही है। ठीक है, सही पूछा है। पहला है ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। ठीक है। सेकंड है इन मृदाओं में पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है। थर्ड है सामान्यतः इनमें पोटाश और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, सेंटेंस आपने पढ़ लिए हैं। अब 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2, केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ सामान्यतः इनमें पोटाश और फॉस्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। स्ट्रीम वर्ड्स आ गया ना यहाँ पर, तो ये थर्ड वाला तो नहीं होगा, तो यहाँ थर्ड नहीं है, इसको कट कर दो। इन मृदाओं में पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, सेकंड सही है। ये निक्षेपण, अब खाली केवल 1, 2 तो सही नहीं हो सकता ना, यहाँ पे कहीं ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको पढ़ने का वही नहीं रहेगा, टाइम ज़्यादा वो नहीं करना है, तो पता चल जाएगा यहाँ पर। अगर खाली यहाँ पे केवल 2 दिया होता, ठीक है, तब हम 1 को पढ़ते, लेकिन यहाँ पे 2 एक ही में यहाँ पे दिया है और 2 हमारा सही है, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्योंकि ये ट्रिक होती हैं छोटी छोटी, आपको ये माइंड में रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये तभी काम करेंगी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बिना पढ़े हुए ट्रिक भी काम नहीं आएगी। अब यहाँ परिच्छेद है, इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। निम्नलिखित पर विचार करना है। ये वन अंडमान, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। यानी कि वन के बारे में पूछा गया, ये वन। ठीक है, इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। आर्किड, कदम, हिलॉक्स इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को पता चलेगा, जो मैंने अभी नोट्स बताए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे उसको तो पता चल जाएगा आप लोगों को। अभी हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी पे आ गए हैं हम लोग, तो आप प्लीज़ उन नोट्स को जरूर देखिएगा। वहाँ पे हमें सारे वनों के बारे में जानकारी मिलेगी। उपयुक्त परिच्छेद में भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पर, अगर आपने पढ़ा है। यहाँ पे जिस तरीके से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वनों की प्रजातियों के बारे में बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और ये बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी घाट वन और अंडमान में पाए जाते हैं। तो बेधड़क होकर आप आंसर लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पहली बार किसी पारिस्थितिकी तंत्र समूह का पूर्णतया IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि
RLE, ठीक है, का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है। इसके अनुसार भारतीय मैंग्रोव में से कौन सा या कौन से क्रिटिकली एंजर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 नाम दिए गए हैं। पहला है अंडमान और बंगाल की खाड़ी, सेकंड है दक्षिण भारत के मैंग्रोव और थर्ड है पश्चिम भारत के मैंग्रोव, ठीक है। आपको यहाँ पे सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकंड वाला सही है ये, ठीक है, दक्षिण भारत के मैंग्रोव। तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर बताना है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। पहला है भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई थी। सेकंड है यह गठबंधन वैश्विक स्तर पर सभी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। और थर्ड है IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो यहाँ पे ये तीनों सेंटेंस जो हैं आपके सही हैं। तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। जीरो डेब्रिस चार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही आंसर बताना है। पहला है यह अंतरिक्ष मलबे की रोकथाम के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित एक पहल है। सेकंड है 2030 तक अंतरिक्ष को डेब्रिस न्यूट्रल बनाने का वैश्विक रूप से अग्रणी प्रयास है। और थर्ड दिया गया है भारत जीरो डेब्रिस चार्टर पहल के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ठीक है। अब बताना है आपको कि कितने सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी तीनों, ऑप्शन डी है कोई भी या फिर कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1, इनमें से जो है वो 1 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। झुमोर यानी कि झुमुर, ठीक है, नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर हमको सही बताना है कि कौन सा सही है। ये जरूर देखिएगा, आप लोग सही पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला है यह सिक्किम की पारंपरिक चाय जनजातियों का नृत्य है। सेकंड है यह नृत्य कृषि उत्सवों और मौसमी त्योहारों में निकटता से जुड़ा हुआ है। थर्ड है यह नृत्य ग्रामीण समुदायों में अनन्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और वैसे भी आर्ट एंड कल्चर के लिए नज़रिए से भी है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर्स के से भी है, तो इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्ट बता देना चाहिए, ठीक है। आप पता होना चाहिए ये झूमर नृत्य के बारे में। यह नृत्य कृषि उत्सवों और मौसमी त्योहारों में निकटता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सेंटेंस है वो सेकंड सही है। तो इस नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2। अब आते हैं 78। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना की बात की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ से आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने सही हैं, ठीक है।
पहला है, यह भारत के ऊर्जा परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए भारत की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। सेकंड है, यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है, यानी कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जो यह योजना क्रियान्वित की जाती है। थर्ड है, यह योजना परिवारों को सभी प्रकार की रूफटॉप सोलर प्रणालियां स्थापित करने के लिए संपार्श्विक मुफ्त ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, आपको बताना है कि कितने सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1। इनमें से जो है वो एक सेंटेंस सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जरूर करेंगे और आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम UN हैबिटेट, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, इसको जरूर देखना है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला है, UN हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो संधारणीय शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सेकंड है, इसके सदस्य राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। थर्ड है, UN हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल में अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सीटें थीं। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। ठीक है, इसके सदस्य राष्ट्रों को संयुक्त महासभा द्वारा 4 वर्ष, स्ट्रीम वर्ड्स आ गया ना, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है तो ये 2 नहीं हुए, 3 भी नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये हट गया। अब यहाँ पे केवल 1 दिया है, यहाँ पे भी 1 दिया है, 3 भी दिया है, तो हम 3 को पढ़ते हैं पहले। UN हैबिटेट की गवर्निंग काउंसिल में अफ्रीकी क्षेत्र के पास अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सीटें थीं। 3 सही है, तो इस नज़रिए से आपका पहला भी सही हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे पूछा गया में से PM आशा, ठीक है, योजना के घटक कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला है मूल्य समर्थन योजना सॉरी। सेकंड है फसल बीमा योजना। थर्ड है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। फोर्थ है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। और फिफ्थ है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि PM आशा योजना के घटक हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 4। 2 तो नहीं है, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पर हट गया, तो आपका आंसर जो है वो सीधा सीधा आ गया ऑप्शन बी 1, 3 और 5। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ट्रिक करनी है। अगर आपको कहीं भी एक ऐसा लगा हुआ लगता है उससे पढ़ते हुए मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं है से रिलेट, तो आप उसको कट करके आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है 81। ट्रेल गार्ड AI, ठीक है, पद प्राय निम्नलिखित के संदर्भ में सुर्खियों में रहता है। यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है AI आधारित साइबर खतरे का पता लगाने वाली प्रणाली। सेकंड बी है
वन्य जीव संरक्षण के लिए एआई संचालित निगरानी प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी है उपग्रह आधारित आपदा निगरानी प्रणाली। और ऑप्शन डी है सीमा सुरक्षा के लिए मानव रहित हवाई निगरानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि वन्य जीव संरक्षण के लिए एआई संचालित निगरानी प्रौद्योगिकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना सदस्य बनाने की मंजूरी दी है? ठीक है, किस देश को अपना सदस्य बनाने की मंजूरी दी है? किसने? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स से है क्वेश्चन, इसलिए बोलती हूँ करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए तो आप लोगों को जानकारी रहेगी चीज़ों की। यहाँ पे ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है नाइजीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राज़ील। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। प्राय सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट वाटर वर्थ किससे संबंधित है? ठीक है, ये पूछा गया है, ये भी आप लोगों का करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, पता रहेगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है भौम जल पुनर्भरण और संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य वाली एक वैश्विक पहल से है। ऑप्शन बी है वास्तविक समय जल गुणवत्ता निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित परियोजना से है। ऑप्शन सी है तटीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक संधारणीय विल वनीकरण परियोजना से है। ऑप्शन डी है विश्व के डिजिटल हाईवे के विस्तार और स्थिरता को मजबूत करने के लिए एक सबसी केबल नेटवर्क से है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि उपयुक्त सिद्धांतों में से कितने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है? पहला है बिग बैंग सिद्धांत, ये करंट अफेयर्स में भी आया है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर अच्छे से बता पाएंगे। सेकंड है हॉयल का स्थिर अवस्था सिद्धांत, और थर्ड है बिग स्प्लिट सिद्धांत। ऑप्शन है यहाँ पर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी तीनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2, यहाँ पे जो है वो 2 सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, और आंसर की भी आप लोगों को तभी पता चलेगी किस तरीके से मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं 85। रानी ने अपने मित्रों को बताया कि पिछले महीने वह भारत की 3 अलग अलग नदियों गोमती, झेलम और कावेरी में नौका विहार करने गई थी। ठीक है, उसने निम्नलिखित में से किन शहरों का दौरा किया? 3 नदियां हैं, गोमती, झेलम और कावेरी में नौका विहार करने गई थी, तो उसने निम्नलिखित में से किन शहरों का दौरा किया? यहाँ पे आपको बताना है। अगर आप लोगों ने नदी को अच्छे से मैपिंग किया है तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से बता पाएंगे। ऑप्शन ए है लखनऊ, श्रीनगर और कोडागू। ऑप्शन बी है लखनऊ, श्रीनगर और मदुरै। ऑप्शन सी है अयोध्या, श्रीनगर और मदुरै। ऑप्शन डी है अयोध्या, श्रीनगर और कोडागू। ठीक है, तो गोमती, झेलम और कावेरी। कावेरी आपका कोडागू। ठीक है ना,
यहाँ पे भी कोडागू दिया गया है। झेलम आपका श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर दिया गया है, यहाँ भी श्रीनगर दिया गया है। तो यहाँ पे कोडागू नहीं है, तो ये 2 कट गए आपके, 2 नहीं है। ठीक है, अब रहा कंपटीशन इन दोनों में। अब आया गोमती, अयोध्या में है, नहीं है, तो यहाँ पे गलत। यहाँ पे आपका आंसर आ गया लखनऊ, यानी कि ऑप्शन ए लखनऊ, श्रीनगर और कोडागू। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ये कथन वाला बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराई है वहाँ पे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिले होंगे, और अभी हाल ही में जो कुछ वर्षों में पेपर हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन इस तरीके के यूपीएससी ने पूछे हैं। आजकल उसने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी जो है इस तरीके से ही करनी है। पहला कथन है यहाँ पर, काली मृदाओं में एक लंबे समय तक नमी बनी रहती है। सेकंड कथन है, काली मृदाओं में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। यहाँ पे आपको बताना है आंसर कौन सा सही है। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। ऑप्शन बी है, यह माना दर्रे से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी है, व्यास नदी हरि के निकट सतलुज से मिलती है। ऑप्शन डी है, सतलुज नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली को जल आपूर्ति करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह माना दर्रे से होकर गुजरती है। ये यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो गलत के नज़रिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दर्रे के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी है बारालाचा ला दर्रा और ऑप्शन डी है जलेप ला दर्रा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे बारालाचा ला दर्रा। ठीक है, आपका आंसर ये ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखेंगे आप। दर्रे भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं। मैपिंग जब आप करोगे तो वहाँ पे दर्रे भी देखिए। एक दिन आप ऐसा करिए, मैपिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ दर्रे ही उस पर मार्क करिए, उसको समझिए। उसके बाद सेकंड आप लोग नदियाँ लीजिए और पड़ोसी, ठीक है, इस तरीके से पड़ोसी देश जो होते हैं उनको देखिए। इस तरीके से आप मैपिंग करिए। पहले इंडिया से स्टार्ट करिए, फिर वर्ल्ड मैप पे जाइए। इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आते हैं 89 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं। पहला है वसुंधरा, सेकंड है शरावती, थर्ड है वैगई और फोर्थ है पेन्नार। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पूछा गया है उपयुक्त में से कितनी भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। ठीक है, नहीं पूछा है, जो भारत की पूर्व की ओर नहीं बहती हैं वो बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है सभी चारों।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा केवल एक, यानी कि इन चारों में से जो है वो केवल एक नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है, ये बताना है। पहला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्र गिरी है। ठीक है, ऑप्शन सेंटेंस सेकंड है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे और अविरत हैं। यहाँ पे पूछा है सही है, वो पूछा है, यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो होगा सेकंड, ये सेकंड सही है, तो इस नज़रिए से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। उम्मीद है आप लोगों को टेस्ट सीरीज समझ में आ रही होगी, और कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, मैंने और भी वीडियोज़ में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, कौन से सही है। ठीक है, पहला है, ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाले वन है। सेकंड है, ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। थर्ड है, इन वनों में मुख्य रूप से ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड्स और मेहगोनी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 1 और 2, यहाँ पे 3 जो है वो नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मानसून के निवर्तन की ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है सही। ठीक है, सही बताना है। पहला है, इस मौसम के दौरान गंगा के मैदान की निम्न वायुदाब द्रोणी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। सेकंड है, साफ आसमान, उच्च तापमान और नम भूमि संयुक्त रूप से उत्तर भारत में कार्तिक मास की ऊष्मा का कारण बनते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। रवि भारत के उन सभी बायोस्फीयर रिजर्व की यात्रा करने की योजना बना रहा है जो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, वह यात्रा करेगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा है कि जो वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक और कोल्ड डिजर्ट की। ऑप्शन बी है डिब्रू सैखोवा, सिमलीपाल, पचमढ़ी और अचान कमार अमरकंटक की। ऑप्शन सी है शेषचलम, सुंदरवन, नंदा देवी और कोल्ड डेजर्ट की। ऑप्शन डी है अचान कमार अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना की। ठीक है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से शामिल हैं? अचानकमार अमरकंटक शामिल है। ठीक है, ये भी आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे ये वाला नहीं होगा।
ठीक है, ये भी नहीं होगा, 2 तो यहाँ पे कट हो गए। अब कंचनजंगा शामिल है, अगस्त मलाई शामिल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं हुआ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अचान कमार, अमरकंटक, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा और पन्ना। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को जानकारी रखनी है, तभी आप लोग इस तरीके से ट्रिक लगा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको बांध जलाशय दिए गए हैं और एक तरफ आपको नदी के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने सुमेलित जो है वो सही हैं, आपको सही बताना है। ठीक है, पहला है गांधी सागर बांध नर्मदा, सेकंड है मैथन बांध कावेरी, टिहरी बांध भागीरथी, फोर्थ है नागार्जुन सागर कृष्णा। ठीक है, आपको सही बताने हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी चारों। तो यहाँ पे आपके जो है 2 सही हैं इनमें से, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। अब आते हैं 95। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्व विसंगति पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यह पृथ्वी की सतह पर उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां गुरुत्वाकर्षण का मान 0 होता है। सेकंड है यह पृथ्वी के केंद्र के निकट पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण के घटते हुए मान को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी है यह पृथ्वी के केंद्र के निकट पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते हुए मान को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी है यह गुरुत्वाकर्षण के प्रक्षेपित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रेषित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये परिच्छेद एक पैराग्राफ है और यहाँ पूछा जा रहा है कि ये किसका वर्णन कर रहा है, यहाँ पर किस चीज का वर्णन हो रहा है। ठीक है, ये तेज शुष्क और अत्यधिक गर्म पवनें हैं जो गर्मियों के महीनों में उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में दोपहर के समय चलती हैं। ठीक है, ये पवनें स्थल भाग के अत्यधिक गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं तथा मई और जून में विशेष रूप से चलती हैं। इन पवनों के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे ऑप्शन है ए मिस्ट्रल, सेकंड बी है लू, ऑप्शन सी है नॉरवेस्टर, ऑप्शन डी है हरमटन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि लू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पार्थिव ग्रहों और बृहस्पति ग्रहों के बीच के अंतर पर विचार कीजिए। यह वाला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी आया है। ठीक है, पार्थिव ग्रह और बृहस्पति वाले में यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे यहाँ पे सही आंसर पूछा है। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की सतह ठोस चट्टानी होती है जबकि बृहस्पतीय ग्रह मुख्यतः गैसों से निर्मित होते हैं जिनकी कोई सुपरिभाषित ठोस सतह नहीं होती। सी है, सेकंड है पार्थिव ग्रहों का घनत्व बृहस्पतीय ग्रहों की तुलना में अधिक होता है और थर्ड है बृहस्पतीय ग्रहों में उनके अधिक द्रव्यमान के कारण स्थलीय ग्रहों की तुलना में अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे जो तीनों सेंटेंस हैं वो सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98। आगामी सौर विकिरण यानी कि सूर्यताप
सूर्यातप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे सही पूछा है। ठीक है, पहला है अपसौर की तुलना में उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अधिक सूर्याताप प्राप्त होता है। सेकंड है पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप का वितरण अक्षांश वायुमंडलीय संघटन और सूर्य के प्रकाश के आपतन कोण से प्रभावित होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पे आपके जो है दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो उस नज़रिए से आपका आंसर होता है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99। एक विशेष जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र उपयुक्त विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, पहला है ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है, जबकि शीत ऋतु मृदु और आर्द्र होती है। सेकंड है वनस्पति में सूखा प्रतिरोधी झाड़ियां, छोटे चौड़े पत्ते वाले वृक्ष और बिखरे हुए घास के मैदान होते हैं। थर्ड है यह क्षेत्र जैतून, खट्टे फलों की कृषि और अंगूर के बागों के लिए प्रसिद्ध है, जिससे कृषि यहाँ की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन सी है स्टेपी जलवायु और ऑप्शन डी है टुंड्रा जलवायु। यहाँ पे पूछा गया है कि उपयुक्त में से किसकी विशेषताएं हैं जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु। अब आते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। उम्मीद है आप लोगों को टेस्ट सीरीज समझ में अच्छे से आ रही होगी, इसके आंसर भी सही लग रहे होंगे। जहाँ पे अगर आपको नहीं लग रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके उसका आंसर अच्छे से बता पाऊँगी कि ये आंसर इसका यही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है उपयुक्त क्षेत्रों को वर्षा की परिवर्तनीयता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है कोंकण तट, सेकंड है पश्चिमी राजस्थान और थर्ड है आपका पश्चिमी घाट। तो पहला आपका आना चाहिए मेरे नज़रिए से, तो आई थिंक कोंकण पहले नंबर पे होना चाहिए। आरोही क्रम पूछा है ना, आरोही पूछा है। और आपका सेकंड नंबर पे होना चाहिए पश्चिमी घाट और थर्ड नंबर पे आना चाहिए आपका पश्चिमी राजस्थान, आई थिंक। ठीक है, यानी कि 1, 3 और 2। तो ये आपका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3 और 2 आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को टेस्ट सीरीज सही लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो कल हम मिलेंगे सीसेट की टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।